क्या आपने कभी सोचा है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? वो तो कभी वोट मांगने नहीं जाते। लोकसभा में और राज्यसभा में अंतर क्या है? देखिए, कांग्रेस जब भी मुंह खोलती है तब कोई ना कोई और किसी न किसी कारण से डिप्रेशन में जाता है। और आज के इस वीडियो में जानेंगे कि एक आदमी की वजह से कैसे दो राज्य की रीजनल पार्टियां संकट में आ चुकी है या संकट में आ सकती है। देखिए, आज एक नाम न्यूज़ में बहुत ट्रेंड कर रहा है और वो है जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी। और देखिए, जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी अपोजिशन अलायंस यानी इंडिया ब्लॉक से या इसे कांग्रेस के साइड से उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए नॉमिनी किया गया है, ऐसे भी बोल सकते हैं। इन अदर हैंड रूलिंग पार्टी में से इसे एनडीए बोलो या बीजेपी, इट्स ऑल ऑन यू। तो हम बीजेपी कंसीडर करेंगे ताकि आपको समझने में आसानी होगी। तो देखिए, बीजेपी की तरफ से महाराष्ट्र के गवर्नर सीपी राधाकृष्णन खड़े हैं। तो आइए समझते हैं इस प्रोसेस को, क्वेश्चंस के आंसर्स को और कैसे दो राज्य की पार्टियां संकट में आ सकती है उसको। नमस्कार दोस्तों, मैं घोड़के कमल स्वागत करता हूं। सबसे पहले जान लीजिए कि लोकसभा और राज्यसभा में अंतर क्या है। इंडियन पार्लियामेंट दो हाउस में डिवाइडेड है, पहला लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। तो देखिए, लोकसभा को हम बोलते हैं हाउस ऑफ पीपल, मतलब यहाँ के जो एमपीज हैं या इन्हें खासदार भी कहते हैं, तो एमपीज को डायरेक्टली आम जनता वोट करके चूज करती है। तो इसमें मैक्सिमम 552 सीट्स होती हैं। अभी के कंडीशन में 543 मेंबर्स हैं। और देखिए, दूसरा है राज्यसभा। तो राज्यसभा को बोलते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट्स। यहाँ एमपीज को स्टेट्स की एमएलएस यानी आमदार चुनते हैं, तो डायरेक्टली पब्लिक नहीं। इसमें मैक्सिमम 250 सीट्स होती हैं, अभी 245 मेंबर्स हैं। तो फर्क जानिए कि लोकसभा में जनता की आवाज़, गवर्नमेंट यहीं से डिसाइड होती है और यहीं पे गिरती है। इन अदर हैंड राज्यसभा में स्टेट की आवाज़ होती है और ये कभी डिसॉल्व नहीं होती, क्योंकि हर 2 साल में 3 में से 1 एमपी या 3 में से 1 मेंबर रिटायर होता है। तो याद रखो कि लोकसभा का स्पीकर होता है, जबकि राज्यसभा का चेयरमैन होता है, और वो चेयरमैन होता है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी उपराष्ट्रपति। अब समझते हैं वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसा होता है। तो देखिए, इसमें सिर्फ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट्स यानी एमपीज वोट करते हैं, मतलब राज्यसभा के एमएलएज का इसमें कोई रोल नहीं होता। तो वोटिंग का सिस्टम होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, मतलब एमपीज कैंडिडेट को प्रेफरेंस नंबर देके वोट करते हैं। तो जो कैंडिडेट हाफ से ज़्यादा वोट ले आता है वो जीत जाता है। तो देखिए, वॉइस प्रेसिडेंट का काम होता है कि राज्यसभा को चलाना, और अगर कभी प्रेसिडेंट अवेलेबल ना हो तो वॉइस प्रेसिडेंट एक्टिंग प्रेसिडेंट बन जाता है। तो उनका टर्म 5 साल का होता है। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक की ओर। देखिए, बी सुदर्शन रेड्डी, उनका जन्म 1946 में आंध्र प्रदेश के रंगारेड्डी जिले में हुआ था। एक फार्मर फैमिली से उस्मानिया यूनिवर्सिटी लॉ की पढ़ाई की और 1971 में लॉयर बने। 1995 में आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट के जज भी बने थे, और फिर 2005 में गुवाहाटी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, और 2007 में सुप्रीम कोर्ट के जज भी बने। बाद जब रिटायर हो जाते हैं तो 2011 में गोवा के पहले लोकायुक्त भी बने। तो अभी 2025 में इंडिया ब्लॉक ने उनको वॉइस प्रेसिडेंट का कैंडिडेट बना दिया है या कैंडिडेट डिक्लेयर किया है। तो वो ट्रेंडिंग इसलिए है क्योंकि एक फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट का जज को लाना एक क्लीन, ऑनेस्ट और कॉन्स्टिट्यूशनल इमेज का मैसेज देता है। अब सबसे बड़ा पॉइंट है, इसका आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की पॉलिटिक्स पे डायरेक्ट इम्पैक्ट क्यों पड़ेगा। तो देखिए, जस्टिस रेड्डी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना रीजन से बिलोंग करते हैं, मतलब ये दोनों स्टेट्स के लिए लोकल प्राइड का मैटर है। तो रीजनल पार्टी जैसे वाईएसआरसीपी, टीडीपी, बीआरएस, एआईएमआईएम अब एक डिलेमा में है। अगर एनडीए का सपोर्ट करते हैं तो उन पे इल्जाम लगेगा कि अपने स्टेट के कैंडिडेट को ही इग्नोर कर दिया। तो अगर इंडिया ब्लॉक को सपोर्ट किया तो उन्हें सेंटर के साथ रिलेशन बिगड़ सकते हैं। तो उनके सेंटर के साथ रिलेशंस बिगड़ सकते हैं, क्योंकि फंडिंग और प्रोजेक्ट्स के लिए उन्हें दिल्ली पर डिपेंड रहना पड़ता है। एक और बड़ा फैक्टर है रेड्डी कम्युनिटी। तो देखिए, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में रेड्डी लोग एक पावरफुल पॉलिटिकल कास्ट है। जस्टिस रेड्डी का नाम सुनते ही इस कम्युनिटी में एक इमोशनल कनेक्ट बनेगा। अगर कोई पार्टी ओपनली उनका अपोज करते हैं, रेड्डी वोटर बेस को लूज कर सकते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि जस्टिस रेड्डी का नॉमिनेशन पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक है। उन्होंने रीजनल पार्टीज को कंफ्यूज कर दिया और उनको डिसीजन का सीधा असर वोटर्स की सोच पे पड़ेगा। तो आपको क्या लगता है, क्या ऑपोजिशन का ये मूव सही डायरेक्शन में है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो समझने लायक और इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।